नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बीजेपी के सामने अब इंडिया अलायंस खड़ा है और इस इंडिया अलायंस की पटना, बेंगलुरु, मुंबई की 3 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हो चुकी है। कई अहम फैसले उसमें लिए गए हैं। क्या निर्णय हुए हैं बैठक के अंदर, आगे की क्या रणनीति बनी है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राघव चड्ढा जी, आम आदमी पार्टी के सांसद। राघव जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर सवाल तो बनता है में हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सब जानना ये चाहते हैं क्या तैयारी कर रहा है इंडिया गठबंधन। देखिए, विधानसभा के चुनाव हमारे सामने हैं, लोकसभा चुनाव में भी अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अभी जो आप लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई जिसके आप सदस्य हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं? सीट शेयरिंग की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस पर आप लोग कितना आगे बढ़े? देखिए, पहली चीज तो यह है कि पटना की हमारी पहली बैठक थी जिसमें एक संकल्प लिया गया कि सब साथ आके एक मुस्तैद तरीके से, मजबूत तरीके से देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, मतभेद और मनभेद दरकिनार कर एक संकल्प लिया गया। दूसरी बैठक, जैसा कि आप जानते हैं, बेंगलुरु में हुई। बेंगलुरु की बैठक में एक कदम और आगे बढ़े। हमने नामकरण किया, इस संगठन का क्या ढांचा होना चाहिए, ये संगठन चलेगा कैसे और इसका नाम क्या होना चाहिए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई और एक नाम इंडिया, जिसमें इस देश की 135 करोड़ आबादी समा जाती है, वो घोषित किया गया। थर्ड मीटिंग हमारी मुंबई में हुई। मुंबई की बैठक इसलिए अहम थी कि रोजमर्रा के जो फैसले लिए जाएंगे, आगे कौन से वो मुद्दे हैं जो लोगों तक लेके जाने हैं, कैसे लेके जाने हैं, रैली करनी है, डोर टू डोर कैंपेन करना है, आउटरीच कार्यक्रम क्या होगा, इन सारे फैसलों के लिए समितियां बना दी गई। वो समितियां अब इस रथ को, इंडिया अलायंस को आगे चलाएंगी। तो 3 महत्वपूर्ण फैसले बैक टू बैक 3 बैठकों में लिए गए हैं। ये अलायंस अपने पांव पे खड़ा हो गया है और मैं आपको सच बताऊं तो इस अलायंस का केवल अरिथमेटिक ही नहीं, गणित के तौर पे अगर आप देखेंगे तो हर देश के हर बड़े राज्य से एक बड़ा राजनीतिक दल, चुने हुए प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं। तो गणित के तौर पे तो सीटों के आंकड़ों से अगर आप देखें उस नजरिए से तो बहुत मजबूत अलायंस नजर आता। लेकिन उससे भी ज्यादा मजेदार चीज यह है कि इस अलायंस की केमिस्ट्री जमीन पर देखने को मिल रही है। जैसे राजनीति में 1 और 1 2 गणित होता है, लेकिन 1 और 1 11 केमिस्ट्री से होता है। वो केमिस्ट्री अब इस अलायंस में बनती और आगे चलती नजर आ रही है। एक कोऑर्डिनेशन समिति की एक बैठक हुई जो इस अलायंस की मुख्य समिति है। उसमें 2-3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसा कि आप सब जानते हैं। पहला कि सीट शेयरिंग के बारे में मेंबर पार्टीज आपस में बैठकर जल्द से जल्द फैसला लें। मेंबर पार्टी से मतलब यह है कि अगर मान लीजिए बंगाल में सीट शेयरिंग होनी है तो उस सीट शेयरिंग में आरजेडी या आरएलडी का कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। वहां की जो मेंबर पार्टीज हैं वो बैठे। मान लीजिए महाराष्ट्र में होनी है तो शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस बैठ के उसका फैसला लेंगे। उसमें डीएमके या तृणमूल कांग्रेस का कोई हस्तक्षेप होने का कोई खास औचित्य नहीं रह जाता है। तो मेंबर पार्टीज आपस में बैठकर वो फैसला लें। दूसरा, तो वो लोग अलग से अपना बैठक करना शुरू करेंगे या वो भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो लोग हैं वो करेंगे? वो मैकेनिज्म हमने बना दिया है। हम मेंबर पार्टीज आपस में संवाद करेंगे। हर राज्य में अलग बैठक होगी, कहीं स्टेट लेवल पे होगी, कहीं राष्ट्रीय लेवल पर होगी। कोई बड़ी पार्टी है जिसकी 1 से ज्यादा राज्यों में सरकार है, कई राज्यों में संगठन है, वो आपस में राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे। कोई राज्य स्तर की पार्टियां हैं जिनका राज्य तक ही अपना पूरा जो संगठन है और राजनीति है सीमित है, वो राज्य स्तर पर चर्चा करेंगे और उससे एक हल निकलेगा। एक ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज जो अक्सर हमारे विरोधी कहते थे कि सीट शेयरिंग में ये लोग फेल हो जाएंगे, सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। मैं तीनों बैठकों में मौजूद था, कोऑर्डिनेशन कमेटी में मौजूद था और आपको बताना चाहता हूं, एक बेहद पारिवारिक माहौल में बैठकर महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर देश के लिए सीट शेयरिंग का फैसला लिया जाएगा। दूसरा फैसला जो लिया गया, कास्ट सेंसस को लेकर हम सब एकजुट होंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। थर्ड बड़ा फैसला जो लिया गया वो ये लिया गया कि कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो अब पत्रकार नहीं रहे, अब वो सरकार के चीयर लीडर बन गए हैं। उनसे हम थोड़ी सी दूरी बनाएंगे, उनको नमस्ते करेंगे कि आप अपना काम करिए, आपको अपना काम मुबारक, हमें अपने रास्ते जाने दीजिए। और इसी सिलसिले में एक बड़ी रैली का आयोजन करने का फैसला लिया गया। उसकी जगह अभी बदल भी सकती है, उसकी जो नई जगह होगी उसको हम तय करके उसकी घोषणा करेंगे। तो लगातार बैठकों का, फैसलों का और संगठनों को जोड़ने का सिलसिला चल रहा है। और यही देख के शायद मुझे लगता है कि भाजपा की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हवाइयां कुछ इस कदर उड़ी हैं कि अभी वो हमारे नाम और नामकरण से ही नहीं उभर पा रहे हैं।
वो तो उन सब पर हम लोग आगे बात करते हैं अभी, लेकिन आपने जो 3-4 विषय बताया उसमें से एक जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, ये जो आपने 14 पत्रकारों की लिस्ट जारी करी है। अब आप लोग तो बीजेपी के खिलाफ ही इसलिए हैं कि आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको देश की डेमोक्रेसी बचानी है, आपको तानाशाही नहीं चाहिए देश के अंदर। ये क्या है जो आप लोगों ने फैसला किया? 14 लोगों को चिन्हित कर दिया कि भाई इनका बॉयकॉट करेंगे हम। देखिए, दो चीजें हैं सौरभ भाई। पहला है मीडिया पर हमला, प्रेस फ्रीडम पे हमला। वो क्या होता है जो आज इस देश में हो रहा है? अगर आप केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के खिलाफ कोई रिपोर्ट दिखाते हैं, लगातार उन पे एक्सपोजे करते हैं, तो आपकी नौकरी चली जाती है। चैनल को बोला जाता है फॉल इन लाइन। अगर चैनल आपकी बात नहीं मानता है तो चैनल के मालिक बदल दिए जाते हैं, चैनल खरीद लिए जाते हैं। जब चैनल खरीदने के बाद भी अगर बात ना बने तो पत्रकारों को पकड़ के जेल में डाला जाता है। यहां तक कि इस 9 साल के कार्यकाल में भारत देश में सबसे ज्यादा पत्रकारों की हत्याएं देखी गई। इसे कहते हैं प्रेस फ्रीडम पे असॉल्ट। मैं आपको उदाहरण देता हूं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, उसने यह बताया कि भारत देश वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज है पत्रकारों के लिए। यहां पे पत्रकारों की बॉडीली हार्म से लेकर उन पर तमाम तरीके के मुकदमे, डेफेमेशन, सिडिशन, कंटेम्प्ट, तमाम तरीके के उन पे हमले होते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता करने से रोका जाता है। इसे कहते हैं, वजह से मैं आ रहा हूं उस पे, इसे कहते हैं प्रेस पे हमला। इसे कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करना। और एक महत्वपूर्ण आपको आंकड़ा और दूंगा, इसी रिपोर्ट में एक सिक्योरिटी इंडिकेटर जारी किया गया, उसकी रैंकिंग जारी करी गई। सिक्योरिटी इंडिकेटर होता है कि आप पत्रकारिता निष्पक्ष तरीके से करें बिना किसी कार्रवाई के डर से, यानी कि आप पे कोई व्यक्तिगत, शारीरिक या कोई कोर्ट कचहरी का हमला नहीं होगा, आप स्वतंत्र है अपनी पत्रकारिता करने के लिए। उसकी एक रैंकिंग निर्धारित करेगी दुनिया के तमाम देशों की। उसमें 180 देश शामिल हैं। भारत देश 172वीं रैंक पर है। हम सिर्फ सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, येमेन और एक आधी और कंट्री से आगे हैं। हमारी ये स्थिति आ गई है आज की समय में देश की प्रेस फ्रीडम। इसके लिए क्या केवल केंद्र की सरकार जिम्मेदार है? आपकी 2 प्रदेशों में सरकार है और विपक्षी दलों की 11 प्रदेशों में सरकार है। देखिए, आप जो मुझे डेटा बता रहे हैं पूरे देश का डेटा, मैं आपको खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 साल के कार्यकाल में जो प्रेस फ्रीडम पे हमले हैं उसके आंकड़े बता रहा हूं और कैसे हम 11 पॉइंट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में गिरे हैं। इस पर कोई रीथिंक कर सकते हैं क्या आप लोग अलायंस के तौर पर? आप लोग ये 14 नाम पे आप लोग पहुंचे कैसे? देखिए, रीथिंकिंग की जहां तक बात है, किसी से कोई व्यक्तिगत, और मैं बड़ी बेबाकी से आपको कहना चाहता हूं सौरभ भाई, व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी हमें नहीं है। एक प्रकार की पत्रकारिता से या एक प्रकार की जो जर्नलिज्म नहीं, अब इंफोटेनमेंट बन गया या एंटरटेनमेंट बन गया है, जो सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाता है, सिर्फ सरकार का ही प्रचार करता है। पत्रकारिता छोड़ चुके हैं वो लोग, उनसे थोड़ा परहेज करते हैं उनके काम से। अगर उनका काम सुधर जाएगा तो फिर उनको जरूर हम फिर से अपना लेंगे, उनके कार्यक्रमों में जाना शुरू कर देंगे, जरूर रीथिंक हो सकता है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर मैं बड़ी बात करता हूं। इस देश में आज एक माहौल बना है और माहौल ये है कि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी ये मानती है कि जो आपका न्यूज चैनल आपको रोज शाम दिखाता है वो सत्य नहीं है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, अन्य एक बहुत बड़े मीडिया के तबके की बात कर रहा हूं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। पहले कहा जाता था कि सारे नेता चोर हैं। हमने भी वो दौर देखा, आपने भी वो दौर देखा, हमारा तो आंदोलन ही उसी दौर में जन्मा था। आज एक दौर आ गया है जब राह चलता आदमी कहता है मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है, मीडिया बिका हुआ है। इस देश में ओवरऑल एक मैं बड़ी बात कह रहा हूं, मीडिया की स्वतंत्रता पे जिस प्रकार से हमला हुआ है और जिस प्रकार से मीडिया को सरकार कंट्रोल करती है, इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं विपक्षी दल में हूं, मैं किसी दल से ना भी संबंध रखता तो मैं यही बात कहता। मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से। और दूसरा, मैं फिर इससे आगे बढ़ते हुए लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर सरकारें जो हैं वो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो इस देश में पहली बार नहीं हो रहा। आप इस सरकार के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो पलटकर 4 उंगली आप लोगों के ऊपर भी उठती है। जैसा मैंने पहले कहा, देश के बहुत से राज्यों में ऑपोजिशन पार्टीज की ही सरकार है। अब मैं गिनाने आऊंगा तो बहुत सारे मामले निकल आएंगे जहां पर किस सरकार ने कौन से पत्रकार को गिरफ्तार किया, उस पर फर्जी इल्जाम लगा करके, सिर्फ इसलिए उसने खबर दिखाई थी। अच्छा, मैं तो सौरभ भाई पार्टियों के नाम भी नहीं ले रहा हूं, मैं तो पिछले 9 साल के आंकड़े दे रहा हूं आपको कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत 11 अंक नीचे गिर गया। सिक्योरिटी इंडिकेटर में भारत सिर्फ पाकिस्तान, येमेन, सीरिया जैसे देशों से आगे है। यहां पर पत्रकारों की नौकरी जा रही है। पिछले 9 साल में जितने पत्रकारों की हत्या भारत देश में हुई, आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार ने इतनी हत्याएं नहीं देखी हैं। और अगर चैनल फिर भी बात ना माने
तो चैनल के मालिक बदल दिए जाते हैं। आपको पता है मैं किस चैनल का जिक्र कर रहा हूं। तो इस देश में ये हो रहा है, जनता जानती है, जनता जागरूक है। अब उसी संदर्भ में हमने एक छोटा सा फैसला लिया, वो हमारी आजादी है। अब ये जो आपने बताया कि सीट शेयरिंग पर हम लोग बात करेंगे, अलग अलग राज्यों की इकाइयां आपस में बैठ के बात करेंगी, कोई बेसिक फॉर्मूला है क्या कि भाई जहां पर जो पार्टी पिछली बार नंबर 1 थी या नंबर 2 थी उसके हिसाब से हम लोग तय करेंगे? कोई बेसिक फॉर्मूले पर आप लोग पहुंचे? बेसिक फॉर्मूला हो सकता ही नहीं है। वो क्यों नहीं हो सकता? दो प्रकार के राज्य हैं। एक वो जहां पर पहले से गठबंधन चल रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, तमिलनाडु में। एक दूसरे कैटेगरी के राज्य हैं जहां पहले से गठबंधन नहीं है, वहां स्थिति बिल्कुल भिन्न है, जहां कभी गठबंधन नहीं हुआ। तो दोनों प्रकार के राज्यों की आप एक फॉर्मूला दोनों पे लागू नहीं कर सकते। एक विषय। दूसरा विषय, हर राज्य के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की स्ट्रेंथ भी अलग अलग है। किसी राज्य में एक राजनीतिक दल के सिर्फ 5 एमएलए हैं, 4 एमएलए हैं, 2 एमएलए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर उनके सारे ही उन्हीं के एमएलए हैं, लगभग सारे ही सांसद उन्हीं के हैं। तो हर जगह स्थिति भिन्न है। इसीलिए हर सीट शेयरिंग हर राज्य को लेकर एक भिन्न और एक अलग तरीके से की जाएगी, जो आपस में बैठकर एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन में हम संवाद करके तय करेंगे। उस पर अभी चर्चाएं शुरू होनी है, आज शुरू नहीं हुई हैं, अभी होनी है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुत जल्द होंगी और हमारा टारगेट है कि हम जल्द से जल्द अपनी सीट शेयरिंग को समाप्त करेंगे। आपकी जो उम्मीद है कि भाई इतने समय में करेंगे, उससे कम समय में हम अपनी सीट शेयरिंग समाप्त करके आपको देंगे। आपकी पार्टी जो है खास तौर पर वो बड़ी पिक्यूलियर पोजीशन में है जिन दोनों राज्यों में आप हैं, दिल्ली में और पंजाब में। आपके पास जबरदस्त बहुमत है विधानसभाओं के अंदर, लेकिन वहां पर आप लोकसभा में नंबर 1 पार्टी नहीं है। बल्कि दिल्ली में आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, आपकी सीट छोड़ दूं, एक दूसरी सीट छोड़ दूं, तो आप नंबर 2 पार्टी भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे अराइव करेंगे? भाई कांग्रेस पार्टी का भी तो अपना क्लेम होगा ना। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर आप 2019 के चुनाव में 5 सीटों पर नंबर 3 थे। ऐसे ही पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी 13 में से 8 सीटें जीती। तो पहला क्लेम वो कहेंगे हमारा है, आप कहेंगे विधानसभा में हम आपसे बड़े, हमारा क्लेम पहले। यानी हम और कांग्रेस बैठ के चर्चा करके बिल्कुल इसका समाधान ढूंढेंगे। आप चिंता मत करिए, हम पर विश्वास रखिए। और आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। 2013 में हम चुनाव जीते, 15 में जीते, 20 में जीते, एमसीडी का चुनाव जीते, मजबूत संगठन है। पंजाब में, पंजाब के इतिहास की सबसे बड़ी जनादेश की सरकार हमने 2022 में बनाई, सफल सरकार चल रही है। गुजरात में हमारे 5 विधायक है, गोवा में हमारे विधायक है, चंडीगढ़, हरियाणा में हमारा मजबूत संगठन है। हर जगह एक अलग प्रकार के फॉर्मूले से चीजें तय होंगी। ऐसा नहीं कि अगर वहां आपके 5 विधायक हैं पर एक मजबूत संगठन है तो आपको कम आंक के दरकिनार कर दिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि किसी एक राज्य में किसी एक राजनीतिक दल की कोई सीट ना हो, संगठन ना हो, कार्यकर्ता ना हो और वहां पर चर्चा होने लग जाए कि वहां पे तो सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। तो हर जगह एक अलग प्रकार की स्थिति है। ये चर्चाएं हम आपस में बैठकर, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल बैठकर इस पे फैसला लेंगे और फैसला होगा, बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में होगा, सफल फैसला होगा और जनता के हित में फैसला होगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम लोग क्यों साथ हैं, ऐसा क्या कारण है साथ आने का? हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज अपने कार्यकर्ताओं से, अपने मतदाताओं से, अपने जनता से संवाद करके एक फैसले पर आती है। वो फैसला देश हित में लिया जाता है। देश हित में फैसला लिया गया कि इस समय देश में बेरोजगारी चरम पर है, 40 ईयर हाई पे है, महंगाई चरम पर है, 35 वर्षीय सर्वाधिक महंगाई इस देश में इस समय है। इसके साथ साथ किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, सोशल वेलफेयर स्कीम समाप्त कर दी गई हैं, देश एक तानाशाह एक प्रशासन की ओर आगे बढ़ रहा है, कई प्रकार की चुनौतियों का सामना देश कर रहा है। इन सारी समस्याओं से देश को निजात दिलाने के लिए साथ आने का फैसला लिया गया। ऐसा ही एक फैसला 77 के दशक में लिया गया था। तमाम पार्टियां अपनी विचारधाराएं, अपने मनभेद छोड़कर एकजुट हुई थी। जनता पार्टी उसमें शामिल थी, वामपंथी उसमें शामिल थे, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट एक छतरी के नीचे आए और एक बहुत बड़ी छतरी बनी जिसने उस समय की सरकार को हरा दिया। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि इसके केवल लोकसभा चुनाव का अलायंस है। अब ये आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, लड़ना तो आपको उसी बीजेपी के खिलाफ है इसमें भी, लेकिन आपने डिक्लेयर कर दिया कि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब लड़ रहे हैं। अब तो अगले साल होने वाले चुनाव की बात होने लगी कि हरियाणा का भी चुनाव हम लोग लड़ेंगे। तो ये अलायंस केवल लोकसभा को देख करके बना? इसके 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु, मोटे मोटे तौर पर यह अलायंस इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार से देश को बचाना है। अगर देश नहीं बचा तो शायद ये भारत का आखिरी चुनाव होगा, शायद ये भारत का संविधान का आखिरी चुनाव। ये आप गंभीरता से कहते हैं? मैं पूरी गंभीरता से कहता हूं। दूसरा बिंदु ये है
कि अगर हम मध्य प्रदेश लड़ते हैं या हम राजस्थान लड़ते हैं या हम छत्तीसगढ़ लड़ते हैं तो ये क्यों मान लिया जाता है उससे बीजेपी को फायदा होगा? हो सकता है बीजेपी को नुकसान हो जाए। हर राज्य की अपनी राजनीति अलग है। मैं इस पर बड़ी विस्तार से आपको आंकड़े दिखा सकता हूं, गणित दिखा सकता हूं, लेकिन ये ना माने कि उससे बीजेपी को फायदा होगा, उससे नुकसान भी हो सकता है। वो उदाहरण है, गुजरात का एग्जाम्पल है भी, तो हम सबसे ताजा उदाहरण। गुजरात में तो हम इस बार लड़े, पिछले 20 सालों से तो आम आदमी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, लेकिन पिछले 20 सालों से भी भाजपा चुनाव जीत रही थी। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा। अभी भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके के कई राज्यों के चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी नहीं लड़ी, लेकिन वहां भी भाजपा जीत गई। तो ये कहना ठीक नहीं है। और राज्य दर राज्य अगर आप चर्चा करेंगे तो विस्तार से किसी और इंटरव्यू में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि कैसे आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से भाजपा को कितना भारी नुकसान होता है। नहीं, ये मैंने जो आपसे पूछा कि आप गंभीरता से कहते हैं कि अगर 2024 में बीजेपी को नहीं रोका तो देश बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैंने तो सदन के पटल में बात रखी, सदन के पटल में बात रखी थी कि शायद इस देश का आखिरी चुनाव होगा, शायद इस देश में इसके बाद चुनाव ही ना हो, शायद संविधान बदलकर भारत को चीन या रशिया जैसी एक व्यवस्था में तब्दील कर दिया जाए, जहां चुनाव हो ही ना, या चुनाव हो तो सिर्फ नाम के लिए चुनाव होते हैं, वास्तव में कोई लोकतंत्र बचता नहीं है। कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड मीडिया और कमिटेड ऑपोजिशन के बदौलत एक ऐसी व्यवस्था देश में तैयार कर दी जाएगी इसमें लोकतंत्र बचेगा नहीं। लेकिन इसमें आप फिर ये मानते हैं कि मीडिया पर तो आप लोग दोष देते ही हैं, अब आप लोग ये मानने लगे, अब ये भी मान के चल रहे हैं कि जुडिशरी भी घुटने टेक देगी, जुडिशरी पर भी बीजेपी जो है वो काबू कर लेगी। और संविधान कैसे बदल देंगे जब तक आप लोग पार्लियामेंट में? संविधान बदलने के लिए तो आंकड़े चाहिए। आंकड़े आज लोकसभा में उनके साथ हैं, राज्यसभा में वो लोग किसी के भी बाम मरोड़ के आंकड़े अपने पक्ष में कर लेते हैं। अब आप दिल्ली सेवा बिल का उदाहरण लीजिए, जिस सेवा बिल में मैंने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, उसमें अपनी बात भी रखी दिल्ली वालों की ओर से, अपनी पार्टी की ओर से। उस सेवा बिल में आंकड़े हमारे साथ थे। गैर भाजपा नॉन एनडीए पार्टीज के अगर आप जमा कर लें सारे आंकड़े हमारे साथ हैं। लेकिन कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश में जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं, उनकी बाम मरोड़ी गई और सारे भाजपा के साथ चले गए। नहीं होगी जो आपके साथ नहीं है, इसका मतलब या तो उसकी बाम मरोड़ी जा रही है, या वो भ्रष्टाचारी है, या वो अगर मैं आपको कहूं कि उनमें से, अगर मैं आपको कहूं उनमें से कई लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन अंत में सीबीआई और ईडी के डर से, उनके नोटिसों के डर से उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा। उन्होंने बकायदा यहां तक कहा कि हमारा दिल आपके साथ है, हम जानते हैं कि सत्य आपके साथ है, हम जानते हैं धर्म आपके साथ है, हम जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, हमें आपके हक में वोट देने का मन है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। अगर वोट नहीं देंगे तो ये पकड़ के हमें जेल में डाल देंगे। आप इस देश में मोटे मोटे तौर पे समझिए क्या हो रहा है। एजेंसियों को वेपनाइज कर दिया गया है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, और इनका इस्तेमाल कर कर पॉलिटिकल पार्टीज बीच में से तोड़ी जाती हैं या उन पे पूरा अपना नियंत्रण बनाने की कोशिश बीजेपी करती है। गैर भाजपा शासित राज्यों में अपनी पकड़ बनाकर उन सरकारों को गिराया जाता है, भाजपा की सरकार बनाई जाती है। हमने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हमने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ। और तीसरा, कभी भी संसद के भीतर या संसद के बाहर समर्थन चाहिए हो तो इन ईडी सीबीआई के नोटिसों की धमकी देकर या नोटिस देकर या अरेस्ट की धमकी देकर इन राजनीतिक दलों से जो एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनकी बाम मरोड़ के ये सारे फैसले और ये सारे बयान और ये सारे वोट उनसे कराए जाते हैं। ये इस देश में व्यवस्था बन गई है। आप रोज देखते हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, हम देखते हैं, हम तो उसकी विक्टिम है। तो ये चीज इस देश में चल रही है। बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसके लिए कमेटी बन चुकी है, उसकी बैठक भी हो गई। देखिए, मेरा ये आरोप है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ही ला सकती है और कुछ ऐसे ही नेता ला सकते हैं जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से, जनता के प्रति जवाबदेही से बचना चाहते हैं, जो पीठ दिखाकर कायर की भांति भागना चाहते हैं। आप 5 साल में एक बार चुनाव कराएंगे पूरे देश भर में, उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि 4 साल 11 महीने ये सारे मंत्री और बड़े बड़े बीजेपी के नेता विदेशों में रहेंगे, अपने महलों में रहेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, और आखिरी के 20-25 दिनों में चुनावी मैदान में उतरकर चुनाव लड़कर चुनाव जीत जाएंगे। ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि गैस का सिलेंडर 1100 की जगह 5000 रुपए तक का बिकने लग जाएगा। 4 साल 11 महीने आपको गैस का सिलेंडर खरीदने के लिए 5000 रुपए प्रति सिलेंडर देना पड़ेगा, और अंत के आखिरी महीने में 50 रुपए की छूट देकर, राहत देकर आपका वोट खरीदने का काम ये सरकार करेगी। जो सरकार पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से, जनता के प्रति जवाबदेही से भागना चाहती है कि बार बार जनता के बीच ना जाना पड़े, बार बार जनता हमसे रिपोर्ट ना मांगे, वही सरकार ऐसा करेगी। हमारा ये मानना है वन नेशन
20 इलेक्शन होने चाहिए। जनता लगातार नेताओं की रिपोर्ट कार्ड लिखती रहे, नेता बार बार जनता के बीच जाएं, उनके वेलफेयर के लिए काम करें, उनको वादे दें, अपने वादे पूरे करें, एक अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म बना हुआ कहते हैं तो आप देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता की नियत पर सवाल खड़ा करते हैं, समेत अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर। देश में केवल बीजेपी तो इकलौती पार्टी नहीं जो चुनाव लड़ती है, सारी पार्टियां, आप तो इतने, पर हम तो वन नेशन वन इलेक्शन के हक में नहीं है, गठबंधन है, सब लोग चुनाव लड़ते हैं। हम तो वन नेशन वन इलेक्शन के हक में नहीं है, हम तो खुल के विरोध करते हैं। केजरीवाल जी ने तो ये कहा ना कि ये नेता आपके अंडर ही तब आता है जब चुनाव होता है, इसका मतलब सारे नेता केवल चुनाव में जाते हैं और उसके अलावा काम नहीं करते। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब जब चुनाव होते हैं किसी ना किसी राज्य में, तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है, डीजल सस्ता हो जाता है, गैस के रेट कम हो जाते हैं, तमाम तरीके की वेलफेयर स्कीम्स। ना कि सारे नेता जो है केवल चुनाव के डर से काम करते हैं। सारे नेता नहीं, पर मुख्य तौर पर बहुत सारे नेता हैं जो जनता के बीच ही तभी जाते हैं जब चुनाव आते हैं। और मुझे बताइए, राजस्थान में चुनाव है, इसका यह मतलब थोड़ी है कि पूरे देश में इलेक्शन कोड लग गया है। आप बंगाल में काम करिए, मध्य प्रदेश में काम करिए, राजस्थान की छोड़ के जितने राज्य हैं इस देश में उसमें काम करिए। यह क्या बात हुई कि विकास कार्य रुक जाते हैं? कोई कल राजनीति में आया आपको और हमको पता नहीं कि कोई विकास कार्य नहीं रुकता है। उस राज्य में विकास कार्य कुछ हफ्तों के लिए रुक जाता है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, फिर शुरू हो जाएगा, फिर 5 साल उस राज्य में विकास कार्य हो। आज आप खुद सोचिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, बीजेपी के अध्यक्ष हो, तमाम बड़े नेता जो देश भर में भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो क्या वो लगातार जनता के बीच बने रहेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? तो लोगों के बीच जाना छोड़ देंगे। यहां तो बीजेपी के नेता, बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, बड़ी मजबूती से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, मुड़ के बंगाल नहीं गए आज तक। बिहार में चुनाव खत्म हुआ, बिहार नहीं गए मुड़ के। पंजाब में चुनाव खत्म हुआ 2022 में, बीजेपी के नेता मुड़ के आज तक पंजाब नहीं गए। कोई रैली देखी आपने प्रधानमंत्री जी की पंजाब में 2022 के चुनावों के बाद? कोई रैली नहीं देखी। तो ये तो चुनाव दर चुनावी जनता के बीच जाते हैं। चुनाव बंद कर दोगे, 5 साल में एक बार चुनाव करोगे, तो बीजेपी के लोग चुनावों के बाद जनता में जाना बंद कर देंगे। 4 साल 11 महीने विदेशी यात्रा करेंगे, 1 महीने जनता के बीच उतरेंगे। आपको लगता है कि इसके जो भी फायदे गिनाए जा रहे हैं, नुकसान उससे ज्यादा है? मुझे आंकड़े दिखाइए, पहले तो मैं समझना चाहूंगा। हमारे देश में तो 20 साल पहले जो चुनाव हुए वो इसी पैटर्न पर हुए, विधानसभा के और लोकसभा के। वो तो यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। वो तो एक व्यवस्था शुरू करी गई थी, बहुत बार बीच में सरकारें गिरी। अब आप मुझे बताइए, किसी एक राज्य में सरकार बहुमत का आंकड़ा ना होने की वजह से बीच में गिर जाए, तो वहां क्या होगा? उसके बनाए जाएंगे। मतलब मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो प्रिंसिपल बात कर रहे हैं कि भाई इसके ये फायदे बताए जाते हैं, ये नुकसान बताए जाते हैं। प्रिंसिपली अगर बात करें तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है फैसला। इसकी जो भी कॉस्ट हमें अदा करनी पड़े, हमें ऐसे काम करने चाहिए जो इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करे। और दूसरी बड़ी चीज मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से, मुझे आंकड़े दीजिए कि अगर देश में एक साथ चुनाव होता है तो उससे कितने हजार करोड़ बच जाएंगे? चुनाव तो 543 सीटों पे होगा, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग मशीन जाएगी, वहां इलेक्शन होगा। पैसे कैसे बचेंगे? क्या पैसे बचेंगे? मुझे गणित समझाएं। और ऐसा कौन सा बड़ा बचत करके ऐसे आप कौन सा ऐसा फायदा देश को होने जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से, मैं समझना चाहता हूं। और एक बड़ी बात, आप इंटरव्यू खत्म करके आज जब वापस जाएंगे तो जो पहले 15 शख्स मिले, 20 शख्स मिले, उनसे पूछेगा कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? कोई आदमी सड़क पे चलता ये मांग कर रहा है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? कोई सड़क पे आंदोलन करता हुआ, कोई जंतर मंतर पे बैठा हुआ नारे लगा रहा है मुझे वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, मुझे वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। अरे भाई, लोगों को महंगाई कम चाहिए, लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, अपने बच्चों की नौकरी चाहिए। कौन है जो नारे लगा रहा है कि मुझे वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? कोई लगा रहा है कि एक हर साल 20 चुनाव होने चाहिए, हर तीसरे महीने में। तो वो तो व्यवस्था बनी हुई है, जैसा केजरीवाल साहब कह रहे हैं। वो तो व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, केजरीवाल साहब ने एक और बात कही, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए, सबको समान शिक्षा मिले। ये लोग नारे लगा रहे हैं इस देश के कि हमें भी अच्छी शिक्षा चाहिए। जो अमीर के बच्चे को शिक्षा मिलती है वही गरीब के बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया। उद्योगपति का बेटा हो या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, दोनों एक ही टेबल, एक ही डेस्क पे, एक ही कक्षा में बैठ के एक ही टीचर से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह है व्यवस्था परिवर्तन। और कौन आज ये कहता है इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दा है? जो सरकार 9 साल राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर महंगाई, बेरोजगारी के तमाम मुद्दों पर फेल हो गई, वो ध्यान भटकाने के लिए जनता का ऐसे शिगुफे छोड़ती है वन नेशन वन इलेक्शन कि आपका हमारा सबका ध्यान भटक जाए। विपक्ष भी सवाल ना करे महंगाई पर, पत्रकार भी सवाल ना करे महंगाई पर, सारी चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी लेकर आई, आपका कहना है कि लोगों का ध्यान हटाओ, मुद्दों से भटकाओ। सनातन का मुद्दा कौन लेकर के आया?
आपके सहयोगी दल लेकर के आए, देश में इतनी चर्चा हो रही है, अब आप कहेंगे कि कौन लोग किसको इससे फर्क पड़ता है, लेकिन देश के मैं ये नहीं कह रहा किसको इससे फर्क पड़ता है। देश की 80% आबादी जिस धर्म को मानती है उसके लिए कह दिया गया कि सनातन को मिटाना हमारा उद्देश्य है। फिर एक नेता ने कह दिया हम इंडिया अलायंस तो सारे ये हम लोग एकजुटी हुए इस सनातन को खत्म करने के लिए। मेरा इस पे स्टैंड थोड़ा अलग है और मैं व्यक्तिगत स्टैंड भी देना चाहूंगा, राजनीतिक स्टैंड भी देना चाहूंगा। मैं खुद सनातन धर्म से आता हूं, एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। मुझे इस बयान से बहुत ठेस पहुंची। मैं इस बयान का सख्त से सख्त शब्दों में खंडन करता हूं, घोर निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारे अलायंस के घटक दल क्यों ना हो, कि इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। किसी भी धर्म के बारे में किसी भी शख्स को इस देश में इस प्रकार के बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। और शायद अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान जारी कर कहा है कि कोई कार्यकर्ता इस प्रकार के बयान ना दे। अपने पार्टी के नेताओं को भी समझाया, कार्यकर्ताओं को भी समझाया। किसी एक छोटे मोटे नेता ने बयान दे दिया, ये कोई अलायंस का स्टैंड नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं, छोटा मोटा घोर निंदा करते हैं। वो आपने कहा वो मुख्यमंत्री के बेटे थे जिन्होंने शुरुआत की, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की। मैं फिर भी उसकी निंदा करता हूं और मैं खुद सनातन धर्म को मानने वाला हूं, सनातन धर्म से रिश्ता रखता हूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कोई भी इस प्रकार के बयान देगा, आप हमेशा आम आदमी पार्टी को और मुझे उसके विपरीत खड़ा देखेंगे और उसका विरोध दर्ज कराते नजर आएंगे। ये आप लोगों की गठबंधन की बैठक में डिस्कस हुआ? अब क्या बैठक में डिस्कस हुआ, वो सार्वजनिक तौर पे उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग इसके खिलाफ हैं तो फिर कम से कम जिस पार्टी से लगातार ये बयान आ रहे हैं उसको तो कहना पड़ेगा ना। उस बैठक में इससे संबंधित कोई चर्चा हुई कि नहीं हुई तो क्या हुई, उस पर मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जो बैठक के भीतर हुआ उसके बारे में हमने सूची जारी कर आपको एक प्रेस रिलीज के माध्यम से बताया। लेकिन हां, यह बयान नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है, सख्त से सख्त शब्दों पे विरोध करती है और हम इस प्रकार के बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जो नुकसान होना था वो शायद हो गया। अब तो प्रधानमंत्री ने इसको बड़े जोर शोर के साथ उठाया है। मैं तो इस समझना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने अनंतनाग के इतने बड़े आतंकवादी हमले पर अभी तक अब एक बयान नहीं दिया, ट्वीट नहीं दी, वो राजनीतिक कारणों से अगर किसी मुद्दे को भुनना चाहते हैं तो भुनते रहे, हम उस पर कोई खास टिप्पणी नहीं करना चाहते। अच्छा, अब सनातन की बात हमने की, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा आया, केजरीवाल साहब ने कहा नहीं 1 नेशन 20 इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद बीच में बात उठी, इंडिया भारत का एक विवाद खड़ा करने की कोशिश हुई। उसके पीछे बुनियाद में केवल इतनी बात थी कि राष्ट्रपति ने G20 में जो निमंत्रण दिए थे उसमें लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। प्रधानमंत्री के आगे जो तख्ती लिखी हुई थी उस पर भारत लिखा था इंडिया की जगह। अब केजरीवाल साहब ने इसको भी ट्वीट दिया और उन्होंने कहा कि आप ये इंडिया अलायंस के डर से जो है इन्होंने अब भारत देश का नाम बदलना चाहते हैं, देश का नाम इंडिया हटा देके भारत कर लेंगे। कल को हम भारत कर लेंगे तो क्या देश का नाम बीजेपी कर देंगे? अभी तो हमको ऐसी बात सुन नहीं रही कि देश का नाम बदल रहा है। देश का नाम एटलीस्ट राष्ट्रपति जी द्वारा जो औपचारिक निमंत्रण भेजा जाता है उसमें बदल दिया गया। G20 की बैठकों में बदल कहां दिया गया? मतलब जो इंडिया भारत हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल दोनों इस्तेमाल करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा भी है इंडिया दैट इज भारत। लेकिन जो एक परंपरा चलती आ रही थी उससे एक भिन्न प्रकार का इन्विटेशन भेजा गया। यहां तक कि जो नेम प्लेट लगाई गई तमाम बैठकों में प्रधानमंत्री जी के सामने और बड़े दिग्गजों के सामने, उसमें भी भारत दिखाई। हमें कोई परहेज नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, जो कर रहे हैं करते रहें। लेकिन एक बड़ी बात इससे जरूर निकल कर आती है, वो ये है कि इंडिया अलायंस से बीजेपी इतना डर गई, घबरा गई कि उसने इंडिया शब्द से दूरी बना ली। उसने देश का नाम बदलने तक का ठान लिया। ये वो लोग हैं जो ना इंडिया से प्यार करते हैं, ना भारत से प्यार करते हैं, ये सत्ता से प्यार करते हैं। और ये अपनी सत्ता बचाने के लिए देश का नाम ही नहीं बदल सकते, ये देश को मिटा भी सकते हैं। ये सीख इनकी इस हरकत से निकल कर आती है। इस देश को नेम चेंजिंग की नहीं, गेम चेंजिंग पॉलिसीज की जरूरत है सौरभ भाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो समझती है कि ये देश उनकी पारिवारिक पपौती है, उनकी जागीर है, उन्हें विरासत में जागीर मिली है, वो जो चाहे खिलवाड़ कर ले। इंडिया 135 करोड़ भारतीयों का ब्रांड है। 135 करोड़ भारतीय इंडिया नाम के शब्द के भीतर समा जाते हैं। हम सबका संगम है, हमारे तमाम राज्यों का, संस्कृतियों का संगम बनता है। कोई एक शख्स कल खड़ा होकर इंडिया हमसे छीन नहीं सकता। ना ऐसा हुआ है, ना हम ऐसा होने देंगे। और ये बीजेपी की बौखलाहट दिखाती है। अब एक स्पेशल और अगर, सॉरी आपको रोकूंगा, हाँ बोलिए। अगर भाजपा जो लॉजिक्स देती है कि हम ये नाम बदलना चाहते हैं, इसका कोई कॉलोनियल लेगेसी से बड़ा एक जुड़ाव रहा है, हम अपना नाम देश का भारत रखना चाहते हैं,
पहली चीज तो यह है कि संविधान में लिखा ही है इंडिया भारत, भारत इंडिया, इंटरचेंजेबल है, आप जो मर्जी इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर ये कॉलोनियल लेगेसी है, अगर अंग्रेजों द्वारा दिया गया नियम है, आपको इससे इतना परहेज है, तो आपको 9 साल लगे। आपको 2023 में इंडिया गठबंधन बनने के 2 महीने बाद याद आई कि हमें नाम बदलना है। भाई 9 साल आपकी सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, लोकसभा में तो ऐसी मेजॉरिटी इस देश में एक आध बारी देखी गई, 1-2 बारी कभी इतनी मेजॉरिटी से कोई सरकार चुनकर आई हो। आप 9 साल पहले बदल लेते, 2 साल पहले बदल लेते, 6 साल पहले बदल लेते। ये सिद्ध करता है कि इंडिया का नाम बदलने की जो हिमाकत भाजपा करने का प्रयास कर रही थी, वो इंडिया गठबंधन से डरकर कर रही थी। तो आपको इंडिया गठबंधन भी नहीं कहते, वो इंडिया अलायंस कहते हैं। चलिए, चर्चा तो हमारी कर रहे हैं ना, चर्चा उन्हें हमारी करने दीजिए। अच्छा, अब ये जो स्पेशल सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, पहले ये सारी चर्चाएं कि नाम बदल देंगे देश का, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कहीं इस बार इस विशेष सत्र में 5 दिनों के अंदर होना था, ऐसी चर्चाएं थी। अब लेकिन उसका एजेंडा भी सामने आ गया, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। क्या आप लोगों को क्या लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि नहीं, कुछ तो पर्दे के पीछे है, या कुछ लेजिस्लेटिव ग्रेनेड्स हो सकता है इनके हाथ में होंगे, ये लोग चलाएंगे, तो कुछ कर सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स बीजेपी वाले? देखिए, स्पेशल सेशन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन्स में बुलाया जाता है। पहले भी भारत के संसदीय इतिहास में स्पेशल सेशन बुलाए गए। जीएसटी जब लागू करना था, उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया। जब भारत देश की आज़ादी को 50 साल हुए थे, उसकी सालगिरह मनाने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था। तो कई ऐसे मुकाम भारत देश के इतिहास में आए जब स्पेशल सेशन बुलाया गया। इस बार भी स्पेशल सेशन बुलाया गया है। पुराने स्पेशल सेशन और इस स्पेशल सेशन में एक अंतर है। अंतर यह है कि इस बार एजेंडा किसी को नहीं पता। पहले दिन की सूची अवश्य अभी आई है, लेकिन कौन सा लेजिस्लेटिव बिजनेस लाया जाएगा, कौन सा नया कानून लाया जाएगा, ये नहीं पता। एक कानून का, उसमें एक जो विवादित कानून है, उसका जरूर वर्णन है, जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन क्या एजेंडा होना चाहिए, ना वो विपक्ष को पता, ना हम जो विपक्ष के सांसद हैं उन्हें पता, और ना ही मुझे लगता है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष को पता। इस सरकार में 2-2.5 लोगों को ये बात पता है, और जब वो चाहेंगे तो देश को पता लग जाएगी। ये एक परंपरा जो बन रही है इस देश में, वो ठीक नहीं है। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर आपको संसद और देश चलाना चाहिए। हम कोई आपके दुश्मन थोड़ी हैं। हम में कोई इतनी भी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर संवाद ना कर सकें। आप तो विपक्ष को एक प्रकार से, और विपक्ष क्यों कहूं, अपने विरोधियों को एक प्रकार से कमरे के बाहर भेजकर तमाम फैसले लेते हैं। ये ठीक नहीं है। इस देश में एक इतिहास रहा है, जब मुझे याद है कि सरकार कांग्रेस की थी, प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, लेकिन उन्होंने उस समय के लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी साहब को देश का प्रतिनिधि बनाकर यूनाइटेड नेशंस भेजा था, संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात रखने के लिए भेजा था। ये इस देश की लोकतंत्र की परंपराएं रही हैं। आपने तो वो सारी परंपराएं मिटा दी हैं। ये ठीक नहीं है। एक बिल जो इसमें आ रहा है इस सत्र में, जिसका वर्णन जो सूची भी जारी की गई है उसमें है, वो है इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है उससे संबंधित। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि इलेक्शन कमीशन की कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट होगी उसके लिए एक समिति होगी, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, या सुप्रीम कोर्ट का कोई एक एक्सपीरियंस्ड, एक सीनियर जज होंगे। इस फैसले को पलटने के लिए एक कानून लाया जा रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का दखल ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई भी ऑनरेबल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ना हो। ये अमेंडमेंट के माध्यम से, उस बिल के माध्यम से लाया जा रहा है। एक एक करके लगातार एक ट्रेंड देखा जा रहा है इस देश में कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उसे कानून बदलकर फैसले को पलट दिया जाता है। एक तो ये इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का मैंने आपको उदाहरण दिया। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली सेवा बिल के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा संवैधानिक पीठ का 5 जजों का सर्वसम्मति का फैसला दिया। उस फैसले को बिल्कुल उलट करने के लिए एक कानून बनाकर लाया गया और संसद से पास करा लिया गया। तो चलन यह देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की मेजेस्टी को चैलेंज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीमेसी है उसे चुनौती दी जा रही है। कौन सुप्रीम है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है? ये तो आप संविधान तो सुप्रीम है। आप लेकिन एक बड़ा ट्रेंड जो इस देश में देखा जा रहा है, सरकार बेबाक शब्दों में ये कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट को जो फैसले देने दीजिए, हम कानून लाकर आपके सारे फैसले बदल देंगे। ये चुनौती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। राघव जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, और हमें इंतजार है इंडिया अलायंस के अगले कदम का। आप रणनीति में अगला कदम क्या उठाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो इस सीटों का बंटवारा है, इस पर कब तक आप लोग किसी जैसे ही फैसला बनेगा पहला इंटरव्यू आपके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया राघव चड्ढा। थैंक यू सर। नमस्कार।